हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक और मिस्टीरियस स्टोरी लेकर आया हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि एंड तक बने रहिए सो डैट आप इस स्टोरी को मिस न कर पाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं 5 दिसंबर 1945। दोपहर के 2:10 का समय था। अमेरिकन नेवी के 5 बॉम्बर विमान जो फ्लोरिडा से उड़ान भरते हैं। वैसे देखा जाए तो ये कोई खास मिशन नहीं था। ये लोग सिर्फ अपनी ट्रेनिंग सेशन का मतलब प्रैक्टिस के लिए जो है उड़ान भर रहे थे। तो दोस्तों, वो जो विमान था उसमें टोटल 14 क्रू मेंबर्स थे और उसको जो लीड कर रहा था वो उनका एक्सपीरियंस पायलट और एक बहुत ही बड़ा लेफ्टिनेंट भी था जिसका नाम है चार्ल्स कैरोल टेलर। ये जो विमान है वो एक्चुअल में जो फ्लोरिडा के ईस्ट में जो है उड़ान भर रहे थे। वेदर काफ़ी नॉर्मल था, शांत था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन विमान के तकरीबन 2 घंटे के बाद उनका जो कंपास है उसमें जो गड़बड़ी की रिपोर्ट सामने आई। अब इनका जो है प्राइमरी कंपास फेल हो गया, तो इन्होंने अपना जो सेकेंडरी कंपास है, जो बैकअप कंपास है, उसका यूज़ करना चाहा। लेकिन इन्हें पता चला कि वो जो कंपास है वो भी काम नहीं कर रहे हैं और ये लोग जो अपनी पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन, वो पता नहीं कर पा रहे थे। तो जो पायलट था उन्होंने सोचा कि किसी और विमान है उनके पायलट से कांटेक्ट किया जाए। तो उन्होंने वो भी किया, किसी और जहाज़ के विमानों से कांटेक्ट किया, बट हाथ कुछ नहीं लगा क्योंकि किसी और विमान के जो पायलट्स थे उनका भी कहना था कि उनके इंस्ट्रूमेंट भी माल फंक्शन कर रहे हैं। अब करे तो क्या करें। तो जो ये लेफ्टिनेंट था, जो पायलट था, उन्होंने डिस्ट्रेस अलर्ट जो है वो ट्रांसमिट किया और वो डिस्ट्रेस अलर्ट में उन्होंने ये मैसेज लिखा। अब कैरोल ने जो है डिस्ट्रेस मैसेज तो भेज दिया, बट एट द सेम टाइम जो है वेदर काफ़ी ख़राब होने लगा। इससे पहले तो काफ़ी नॉर्मल वेदर था मॉर्निंग में, लेकिन अब शाम का वक्त था तो काफ़ी ख़राब होने लगा वेदर। तो जो पायलट है, जो कैरोल है, उसने सोचा कि अभी सारे जहाज जो है वो मैक्सिको की खाड़ी के ऊपर से उड़ान भर रहे हैं और अगर इन्हें फ्लोरिडा की तरफ जाना है तो उन्हें ईस्ट की तरफ जो है उड़ान भरनी चाहिए। तो उन्होंने जो है इंस्ट्रक्शंस, सारे जो विमान है उनको इंस्ट्रक्शन दिए कि सारे विमान जो है वो ईस्ट की तरफ उड़ान भरे। लेकिन जो अदर क्रू मेंबर्स थे उनका कहना था, कुछ लोगों का कहना था कि वो ऑलरेडी जो है फ्लोरिडा के ईस्ट में है और उनको जो है वेस्ट में उड़ान भरनी चाहिए। अब कैरोल के इंस्ट्रक्शन देने के बाद एक जो विमान है वो रेडियो पर एक मैसेज भेजता है कि कुछ क्रू मेंबर्स का कहना है कि उन लोगों को जो है वेस्ट की तरफ उड़ान भरनी चाहिए। लेकिन अब जो वेदर है वो काफ़ी वर्स्ट होता गया, ठीक है, काफ़ी ख़राब होता गया वेदर। और एट द सेम टाइम जो है सूरज भी ढल गया था और काफ़ी अंधेरा हो गया था। और कहा जाता है कि उस वक्त तक ये जो सारे विमान थे वो फ्लोरिडा के मतलब फ्लोरिडा से अराउंड 370 किलोमीटर ईस्ट में थे। शाम के 7:04 टेलर का आखिरी मैसेज आता है और वो अपने मैसेज में कहते हैं, उसके बाद सभी 5 विमान जो हैं वो गायब हो गए और आज तक उनके बारे में, उन विमानों के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो विमान कहाँ गए, क्या हुआ, किसी को कुछ भी पता नहीं चला। तो दोस्तों, अब जो है फ़्लाइट 19 जो है वो गायब हो चुका था। लेकिन वो फ़्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक बहुत बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू मरीनर एयरक्राफ्ट जो है उसकी खोज के लिए उसने उड़ान भरी, जिसमें टोटल 13 क्रू मेंबर्स थे। उसका मिशन यही था कि जो है फ़्लाइट 19 को ढूंढना। लेकिन बताया जाता है कि फ़्लाइट 19 को ढूंढने के लिए निकले हुए ये जहाज़ खुद गायब हो गया। पहले तो फ़्लाइट 19 और उसके 14 क्रू मेंबर गायब हो गए और अब उसके बाद ये जो मरीनर एयरक्राफ्ट था वो और उसके 13 क्रू मेंबर वो भी गायब हो चुके थे। सो दोस्तों, बताया जाता है ये दोनों विमान के जो है गायब हो जाने के बाद एक बहुत बड़े पैमाने पर एयर एंड सी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बट उस ऑपरेशन के चलाने के बावजूद न तो कोई सुराग मिला, न किसी क्रू मेंबर की बॉडी मिली और न ही किसी एयरक्राफ्ट का जो है कोई भी पार्ट मिला। सब कुछ गायब हो चुका था। तो दोस्तों, अब दिलचस्प बात यह है कि ये जो दोनों जहाज़ गायब हो गए थे उस प्लेस को जो है हम आज बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और कहा जाता है कि ये जो बर्मुडा ट्रायंगल है ये पूरे वर्ल्ड का जो है एक मिस्टीरियस प्लेस है जहाँ पे मोर देन 100 शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑलरेडी जा चुके हैं और वहाँ पे गायब हो चुके हैं। बेसिकली ये जो बर्मुडा ट्रायंगल है वो अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बर्मुडा इसके बीच में जो है स्थित है और इसका जो शेप है वो भी ट्रायंगुलर है और यही वजह है कि इसको बर्मुडा ट्रायंगल कहा जाता है। और ये जो एरिया है, बर्मुडा ट्रायंगल का जो एरिया है वो मोर देन Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend,
and fear. This is the Bermuda Triangle. तो दोस्तों, ये जो बर्मुडा ट्रायंगल की कहानी है वो 500 साल पुरानी कहानियाँ हैं। जब 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस ये जो दुनिया की खोज करने के लिए निकले थे, तो उन्होंने अपने रिपोर्ट में बताया है कि जब वो इस एरिया से पास कर रहे थे, जब उनका जो शिप है वो इस एरिया से पास कर रहा था, तो उनका कंपास जो है काम करना बंद कर दिया। और इसी तरह जब एक रात जब वो अपने जहाज़ से बाहर आसमान की तरफ देख रहे थे, तो उनको एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी, जैसे कि कोई आग का गोला है, वो जो है आसमान से निकलकर ज़मीन की तरफ आता है और जो है समंदर में डूब जाता है। तो दोस्तों, यहीं से शुरू होती है ये बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री। और आने वाले समय में इस मिस्ट्री को काफ़ी अलग अलग नामों से जाना गया, जैसे कि ग्रेवयार्ड ऑफ अटलांटिक, सी ऑफ डूम और सरगासो ऑफ ग्रेवयार्ड। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिसको जो 18th और 19th सेंचुरी में लोग जो है ज़्यादा यूज़ करते थे। बट दोस्तों, ये जो बर्मुडा ट्रायंगल है वो 1964 में पहली बार यूज़ किया गया। ये जो नाम है वो पहली बार यूज़ किया गया। एक मैगजीन है जिसका नाम है द डेडली बर्मुडा ट्रायंगल, जिसे लिखा है विंसेंट एच गेडिस, जो अपनी इस मैगजीन में लिखते हैं और वो बताते हैं कि पास्ट में जितने भी शिप्स या एयरक्राफ्ट जो है गायब हो गए, वैनिश हो गए, उसके बारे में पूरा ब्रीफली उन्होंने इस मैगजीन में लिखा है। और उन्होंने जो है एक मिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश की है अपनी इस मैगजीन के थ्रू, कि कुछ तो है इस बर्मुडा ट्रायंगल में या इस समुद्र में, जिसकी वजह से इतने सारे जहाज और जो विमान हैं वो गायब हो चुके थे। और उस वक्त में ये जो बर्मुडा ट्रायंगल है वो पूरे वर्ल्ड में इतना फेमस हो चुका था, लोग इसकी मिस्ट्री सुनकर इतना फेमस हो गए थे कि कुछ लोगों ने तो है इसके ऊपर काफ़ी सारे बुक्स लिखे हैं, काफ़ी सारे वीडियो गेम्स हैं, कुछ लोगों ने तो इसके ऊपर फिल्में बना चुके हैं। इतना काफ़ी फेमस हो गया था बर्मुडा ट्रायंगल। लेकिन एट द एंड ये जो जितने भी मिस्ट्रीज, जितने भी एक्सपीरियंस के बेस पर जो भी थ्योरीज बताई गई, उसका कोई जो है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दे पाया। लेकिन जो है साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि ये जो बर्मुडा ट्रायंगल है, ये इस मिस्ट्री के पीछे जो है एक इम्पॉर्टेंट जो रीज़न हो सकता है वो जो है मैग्नेटिज्म। बट फ्रेंड्स, बेस्ड ऑन डिफरेंट थ्योरीज और डिफरेंट पर्सन, ये जो बर्मुडा ट्रायंगल के जो भी इंसिडेंट्स हैं उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि ये जो एयरक्राफ्ट और जो शिप्स वहाँ पे जो गायब हो जाते हैं, उसके पीछे जो है एलियंस का हाथ है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं इस वहाँ पे जो है अंडर द सी, अंडर द ओशन एक बहुत बड़ा राक्षस है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ जो एरिया है वहाँ के पानी में ही कुछ डिफरेंट ऐसी चीज़ है जो सारे जहाज़ को, सारे एयरक्राफ्ट को जो है डुबा देती है। कुछ और घटनाओं की बात करें तो एक और भयानक इंसिडेंट जो कि 1918 में हुआ था। एक शिप था जिसका नाम था USS साइक्लोप्स, जो कि है अमेरिकन नेवी के लिए जो है स्पेशली तैयार किया गया था। और वो जो है अमेरिकन नेवी का वन ऑफ द बिगेस्ट और वन ऑफ द फास्टेस्ट शिप था। और ये जो शिप था वो इम्पोर्टेंट एसेट था तब जब अमेरिका ने जो है वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेशन करना चालू किया था। ये शिप्स का यूज़ करके अमेरिका जो है वो ट्रूप्स ट्रांसपोर्टेशन या फिर जो है कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन किया करता था। तो फ्रेंड्स, 4 मार्च 1918 को एक जहाज़ जो कि USS साइक्लोप्स होता है, ठीक है, तो उस जहाज़ में टोटल 306 लोग सवार होते हैं। और ये जहाज़ वाशिंगटन के करीब एक शहर है जिसका नाम है वेस्ट इंडीज़ बाल्टीमोर, वहाँ से निकलकर इसे डेस्टिनेशन जो कि ब्राज़ील जाना था। और ये फासला जो है 9 दिन के अंदर तय करना था। जहाज़ जो है अपने सोर्स से निकल जाता है। 306 लोगों के अलावा इसमें 11,000 टन मैग्नीज भी होता है। जहाज़ रवाना होता है और शिप की तरफ से मैसेज भी आता है कि वेदर फेथ ऑल इज़ वेल। लेकिन ये जो मैसेज होता है वो आखिरी मैसेज होता है, इसके बाद कोई मैसेज शिप की तरफ से वापस नहीं जाता है। और ये शिप अपने डेस्टिनेशन पे भी नहीं पहुंच पाता और बीच में ही कहीं गायब हो जाता है। इस इंसिडेंट ने जो है सबको चौंका दिया कि US नेवी का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट शिप ऐसे अचानक कैसे गायब हो सकता है। अब ये घटना अगर आपको सुनने में मिस्टीरियस लगती है तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक और डरावनी है एलन ऑस्टिन की मिस्ट्री। साल 1881 ये जो एलन ऑस्टिन नामी जहाज़ था जिसकी लंबाई जो है 210 फीट, ये जहाज़ जो है अपने सफ़र पे निकल पड़ता है। ये लंदन से निकलता है और इसका डेस्टिनेशन होता है न्यूयॉर्क। उस वक्त काफ़ी जहाज़ जो है ये रूट लिया करते थे। बीच रास्ते में पहुंचकर एलन ऑस्टिन नामी जहाज़ को जो है सामने एक अनआइडेंटिफाइड शिप जो है वो दिखता है। ये जहाज़ जो है बाहर से दिखने में काफ़ी नॉर्मल शिप लग रहा था, लेकिन इस शिप के अंदर कोई भी इंसान नहीं था, कोई क्रू मौजूद नहीं था। तो एलन ऑस्टिन नामी जहाज़ के कप्तान ने सोचा
कि जाकर देखा जाए कि आखिर क्या हो गया इस शिप के ऊपर। तो एलन ऑस्टिन नामी जहाज़ का कप्तान जो है अपने जहाज़ को इस जहाज़ के साइड में लगाता है और पहले तो 2 दिन वो वेट करता है कि अगर कोई क्रू इस जहाज़ पे हो या फिर कोई निशान मिल जाए। लेकिन 2 दिन बीत जाते हैं, उस जहाज़ पे से न किसी क्रू का कोई निशान मिलता है और न ही कोई रिस्पॉन्स। तो एलन ऑस्टिन नामी जहाज़ का जो कप्तान होता है वो फैसला करता है कि इस शिप के ऊपर चला जाए। तो आखिरकार वो कैप्टन जो है वो इस शिप के ऊपर चला जाता है और वो देखता है कि इस शिप के ऊपर हर एक वैल्यूएबल चीज़ जहाज़ पे जैसी की तैसी है, क्योंकि उस वक्त जो है उस समय में पायरेट्स का काफ़ी खतरा हुआ करता था। लेकिन ऐसी कोई बात उस जहाज़ के साथ नहीं हुई थी, क्योंकि सारा वैल्यूएबल सामान, हर एक चीज़ अपने जगह पर मौजूद थी। तो इसी वजह से जो है एलन ऑस्टिन नामी जहाज़ का जो कप्तान है वो ये डिसाइड करता है कि ये जो है दोनों जहाज़ को है साथ में लेकर चले, और इसी वजह से वो अपना कुछ क्रू जो है वो उस जहाज़ पे भेज देता है। और इसी के साथ ऐसे ये 2 दिन तक जो है जहाज़ को एक साथ में लेकर चल पड़ते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन फिर उसके बाद 2 दिन के बाद जो है एक भयंकर तूफान आता है, भयंकर साइक्लोन आता है, जिसकी वजह से है ये जहाज़ के जो है रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। ये दोनों जहाज़ एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। अब जब वेदर नॉर्मल होता है, जब साइक्लोन टल जाता है, तो एलन ऑस्टिन नामी जहाज़ का जो कप्तान है वो अनआइडेंटिफाइड शिप को जो है ढूंढने की कोशिश करता है। और वो काफ़ी ढूंढने के बाद जो है वो अनआइडेंटिफाइड शिप जो है कुछ नॉटिकल माइल दूर उसको जो है दिखाई पड़ता है। एलन ऑस्टिन नामी जहाज़ का कप्तान जो है अपने स्पाई बाइनोकुलर से उस जहाज़ को देखता है और उसकी तरफ जो है ये जहाज़ जो है अप्रोच करता है। लेकिन एलन ऑस्टिन नामी जहाज़ का कप्तान ये देखकर काफ़ी हैरान रह जाता है कि जो क्रू इसने अपने जहाज़ से उस अनआइडेंटिफाइड शिप के ऊपर भेजा था वो क्रू मिसिंग है। कोई भी क्रू उसमें मौजूद नहीं है। हालांकि जो शिप है वो जैसा कि तैसा है, इंटैक्ट है, लेकिन सारा क्रू जो है मिसिंग है। कहते हैं कि ये जो घटना है, ये जो प्रोसेस है, वो एलन ऑस्टिन नामी जहाज़ का जो कप्तान है रिपीट करता है। फिर से कुछ क्रू को उस जहाज़ पे भेज देता है, लेकिन कहा जाता है कि फिर से वो क्रू जो है मिसिंग हो जाता है। एट लास्ट ये जहाज़ जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है तो ये कहानी उसके ओनर को बताई जाती है। तो ओनर ये सुनकर काफ़ी डर जाता है, काफ़ी हैरान हो जाता है, और वो जो है ओनर अपने जहाज़ को, एलन ऑस्टिन जो जहाज़ है वो एक कंपनी को बेच देता है, जो कि एक जापान बेस्ड कंपनी है, जर्मन बेस्ड कंपनी है, उसको जो है बेच देता है। और फिर जो है वो जर्मन शिप कंपनी जो है उस जहाज़ का नाम जो है चेंज करती है और उसका नाम रखती है मेटा। सही सुना आपने, मेटा। तो थी ना ये काफ़ी दिलचस्प और लेजेंडरी कहानियाँ। लेकिन अफसोस की बात है दोस्तों, ये जो कहानियाँ हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक कहानियाँ हैं, क्योंकि ये इतनी पुरानी कहानियाँ हैं कि इन्हें प्रॉपरली जो है वेरीफाई करना बहुत ही मुश्किल है। और जो कहानियाँ हिस्टोरिकली इतनी पॉपुलर है और जो पीढ़ी पीढ़ी चली आ रही हैं और जिन्हें हम ठीक से वेरीफाई भी नहीं कर सकते, ऐसी कहानियाँ को हम लोग कहते हैं लीजेंड्स या अर्बन लीजेंड्स। और कुछ रैशनल थिंकर्स का ये भी कहना है कि बर्मुडा ट्रायंगल भी एक लीजेंड है, द लीजेंड ऑफ बर्मुडा ट्रायंगल। तो दोस्तों थ्योरीज तो बहुत है, लेकिन हम उन्हीं थ्योरीज के ऊपर जो है फोकस करेंगे जो मोर साइंटिफिक है, ठीक है, जिसमें हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें साइंटिफिक रीज़न दिए जा सकते हैं। तो उन्हीं थ्योरीज को जो है हम लोग ट्रस्ट करेंगे। इसमें एक जो है इम्पोर्टेंट और बेस्ट एक्सप्लेनेशन ये भी दिया गया है रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो दोस्तों आप जैसा कि आप जानते होंगे जो अर्थ है हमारा, उसका जो है एक नॉर्थ पोल है। तो ये नॉर्थ पोल और एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ये जो है 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। जब भी हम कंपास से मतलब कंपास का यूज़ करके जो नीडल जो है जिस नॉर्थ को पॉइंट कर रहा होता है, दैट इज़ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ठीक है। और जो नॉर्थ पोल एक्चुअल में होता है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा अलग होता है, उसको हम कहते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। तो दोस्तों ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है और एक होता है ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, ठीक है। तो इसके बीच में कुछ डिफरेंस होता है। तो पहले ज़माने में जब लोग कंपास का यूज़ करते थे तो ये जो डिफरेंस है उसको अकाउंट में लेते थे, ठीक है। बेसिकली ये जो डिफरेंस को अकाउंट में लेते थे वो लोग, पुराने ज़माने के लोग, जब भी वो लोग कंपास यूज़ करते थे। लेकिन आज के टाइम में और पहले भी और आज के टाइम में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल ये जो है सेम जगह पे देखने को मिलेंगे। और ऐसी जगह को बेसिकली कहा जाता है एगोनिक लाइंस, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एगोनिक लाइंस है पिछले, ये जो चेंज होती रहती है, जो एगोनिक लाइंस है वो चेंज होती रहती है, लेकिन ये पिछले 200 से 300 सालों से चेंज नहीं हुई है। तो ये जो 0 डिग्री की जो एगोनिक लाइंस है वो बेसिकली बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर ही है, ठीक है। तो ये एक रीज़न हो सकता है। तो फ्रेंड दूसरी बात ये है, दूसरी खास बात ये है कि ये जो एरिया है, जो बर्मुडा ट्रायंगल का जो ये एरिया है, ये जो एरिया में जो डेप्थ है वो काफ़ी कम है। शैलो वाटर जो है वो बहुत
ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि ओल्डर टाइम्स में जब भी शिप्स यहाँ से पास होते थे, गुजरते थे, तो ये शैलो वाटर की वजह से जो है यहाँ पे ग्राउंड होते होंगे या फिर यहाँ पे मतलब धंस जाते होंगे, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकता है शिप्स का, और फ्लडिंग हो सकती है, फाउंडरिंग हो सकती है, और जो है शिप जो है पॉसिबिलिटीज़ है कि वो डूब भी जाते होंगे या फिर रेक बन जाते होंगे। तो ये एक वजह है। तीसरी वजह ये है कि ये जो एरिया है बरमूडा ट्रायंगल का, उस एरिया में मतलब आसपास में जो है हरिकेन्स बहुत काफ़ी मिकदार में आते हैं। और जैसे कि आप जानते होंगे कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो हरिकेन्स आते हैं वो नंबर 1 जो है चाइना है, फिर यूएसए है और क्यूबा है। और यूएसए में जो सबसे ज़्यादा हरिकेन्स किसी स्टेट में अगर आते हैं तो वो जो है फ्लोरिडा में। तो ये जो है आसपास का ही एरिया है। तो ये भी एक वन ऑफ द रीज़न हो सकता है कि यहाँ पे जो बरमूडा ट्रायंगल में जो है जो शिप्स गायब हो रहे हैं, एयरक्राफ्ट गायब हो रहे हैं, तो ये हरिकेन्स की वजह से भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। फोर्थ रीज़न है मीथेन हाइड्रेट, ठीक है। तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर मीथेन हाइड्रेट्स की जो फील्ड्स है वो काफ़ी मिकदार में पाई जाती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के एक साइंटिस्ट ने एक लैबोरेटरी टेस्ट किया जिसमें उसको ये पता चला कि अगर मीथेन हाइड्रेट्स के जो बबल्स हैं उसकी मिकदार अपने कुछ लिमिट से ज़्यादा हो जाती है अगर पानी में, तो उसकी वजह से जो है ये पानी की जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। अगर वो पानी की डेंसिटी कम हो गई तो जहाज़ की बॉयंसी जो है वो कम हो जाएगी और जहाज़ जो है डूब जाएगा। ये बात तो वही मतलब सेम हो गई। अगर पानी में सॉल्ट है, अगर नमक की मिकदार बढ़ जाती है तो पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है और आदमी जो है इजीली फ्लोट कर सकता है। तो यही एक रीज़न हो सकता है मीथेन हाइड्रेट का। तो ये जो मीथेन की जो थ्योरी है, ठीक है, मीथेन हाइड्रेट की जो थ्योरी है कि जिसकी वजह से बबल्स अगर काफ़ी मिकदार में बढ़ जाएंगे तो वो बबल्स की वजह से डेंसिटी कम हो जाएगी और जहाज़ डूब जाएगा। तो ये तो एक थ्योरी है, इसका कोई डायरेक्ट मतलब कनेक्शन किसी भी इंसिडेंट से अभी तक नहीं पाया गया है। मतलब डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है कि ये जो इंसिडेंट है वो मीथेन हाइड्रेट की वजह से हुआ है। ये तो एक साइंटिफिक थ्योरी है जिसे जो है लैबोरेटरी में जो है टेस्ट किया गया, जिसमें ये प्रूफ किया गया कि अगर ये जो बबल्स है वो काफ़ी मिकदार में बढ़ जाएंगे तो उसकी वजह से डेंसिटी पानी की कम हो जाएगी और जहाज़ या फिर कोई भी चीज़ जो है वो डूब सकती है। तो फॉर द टाइम बिंग ये एक थ्योरी है, इसका अभी तक फैक्ट से मतलब किसी जहाज़ के डूबने से या किसी इंसिडेंट से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो पाया है। पांचवी एक्सप्लेनेशन जो है वो मेरी नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ये जो है ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड है, और इस एक्सप्लेनेशन का नाम है बार्डर माइनहोफ इफेक्ट, ठीक है, जिसे फ्रीक्वेंसी ऑफ इल्यूजन भी कहा जाता है। बार्डर माइनहोफ इफेक्ट या फिर जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इल्यूजन, ये एक जो है साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। मतलब हम अगर चीज़ों को ज़्यादा नोटिस करते हैं तो वो चीज़ें जो है हमें बार बार दिखाई देती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने देखा होगा कि अगर हम कोई एक नई कार लेते हैं, ठीक है, जिसको हम बार बार नोटिस कर रहे हैं, और अगर वही कार लेकर हम कहीं जा रहे हो या मार्केट में जा रहे हो तो हम अपनी कार को ज़्यादा नोटिस करते हैं। तो इसी वजह से हम जब कहीं बाहर जाते हैं तो हमको वो कार जो है बार बार ऐसा देखने में आती है, मतलब ऐसा लगता है कि वही कार है। हालांकि कार तो हमने ली है, ठीक है, वहाँ पे भी मार्केट में भी कार्स और भी रही होंगी, लेकिन इसका रीज़न ये हो सकता है कि हम अपनी कार को ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं, इसीलिए वैसी कार हमें मार्केट में ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, मतलब जहाज़ जो है पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी जगह पे जहाज़ या एयरक्राफ्ट जो है वो गायब हुए हैं, ठीक है, मतलब सिंक हुए हैं, हेवी वेदर में सिंक हुए हैं ड्यू टू फ्लडिंग। बहुत सी जगहों पर जो है जहाज़ मतलब डूब चुके हैं या फिर वैनिश हो गए हैं। लेकिन हम जो है बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जिसे हम बार बार नोटिस करते हैं, ठीक है, बार बार हमारे दिमाग में चलता है कि एक मिस्टीरियस प्लेस है, ठीक है। यही वजह है कि हमारे दिमाग में यही चलता रहता है बार बार बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। अब आप एग्जांपल ले सकते हैं, जो मलेशियन एयरलाइंस था वो भी तो 20 समंदर में गायब हो गया था, ठीक है, वो भी तो डूब गया था, वो तो बरमूडा ट्रायंगल के पास नहीं था, ठीक है ना। तो यही एक रीज़न हो सकता है कि ये जो साइकोलॉजी है, मतलब साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ह्यूमन का, तो ये रीज़न भी एक हो सकता है बिहाइंड बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो बरमूडा ट्रायंगल है उसमें जितने भी डिसअपीयरेंसेस हुए, चाहे वो आप शिप्स ले लो या फिर एयरक्राफ्ट ले लो, ठीक है, जो जितने भी डिसअपीयरेंस हुए उनको जो है लोगों ने ज़्यादा अटेंशन देना स्टार्ट किया एज कम्पेयर टू अदर डिसअपीयरेंसेस विच हैपन इन द वर्ल्ड, ओके। सो ये लोगों का कहना है, ये लोगों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल इज़ अ मिस्टीरियस प्लेस। बाकी आप देखने जाओ तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हॉन्टेड प्लेस है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड में और भी काफ़ी डिसअपीयरेंसेस हुए हैं, ओनली द थिंग इज लोगों ने ज़्यादा अटेंशन दिया, इसलिए वो ज़्यादा लोगों के मतलब रडार में आ गया और वो एक मिस्टीरियस प्लेस के नाम से जो है मशहूर हो गया है।
मैंने जो आपको एलन ऑस्टिन की जो कहानी मिली, जो शिप्स जो है लंदन से निकलकर न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था और उसे एक अनआइडेंटिफाइड जो शिप बीच रास्ते में दिखाई दिया, तो इसकी जो कहानी है, उसकी जो स्टोरी है, वो भी एक स्टोरी है। उसका प्रॉपर कोई भी प्रूफ नहीं है, उसका कोई सबूत नहीं है, कोई वेरिफिकेशन नहीं है, उसका अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अमेरिका के नेशनल ओशन एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि इसका कोई भी सबूत नहीं है कि जो भी डिसअपीयरेंसेस, चाहे वो शिप्स हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, ठीक है, उसका कोई भी सबूत नहीं है उन डिसअपीयरेंसेस का इन बर्मुडा ट्रायंगल एज कम्पेयर टू अदर डिसअपीयरेंसेस इन द वर्ल्ड, के बर्मुडा ट्रायंगल में ज्यादा डिसअपीयरेंसेस हुए हो एज कम्पेयर टू वर्ल्ड। इसका कोई भी सबूत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये खुद जो है अमेरिका का जो है नेशनल ओशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है, नेशनल ओशन एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो खुद बता रहा है। यूएस कोस्ट गार्ड का तो ये तक कहना है कि यूएस कोस्ट गार्ड डज नॉट रिकॉग्नाइज द एक्जिस्टेंस ऑफ सो कॉल्ड बर्मुडा ट्रायंगल एज अ ज्योग्राफिकल एरिया फॉर द स्पेसिफिक हजार्ड टू द शिप्स एंड द एयरक्राफ्ट। मतलब वो लोग खुद कह रहे हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल जैसे ऐसी कोई जगह है ही नहीं, ज्योग्राफिकल प्लेस ऐसा कोई है ही नहीं जो कि हजार्डस हो शिप्स के लिए या फिर एयरक्राफ्ट के लिए। तो ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। बल्कि यूएस कोस्ट गार्ड वाले इस बात को मतलब कहते हैं कि दिस एरिया बर्मुडा ट्रायंगल इज हेवी ट्रैफिकिंग एरिया, ठीक है। मतलब यहाँ से काफ़ी ज़्यादा शिप्स गुजरते हैं, काफ़ी एयरक्राफ्ट गुजरते हैं, तो हेवी ट्रैफिक की वजह से ये पॉसिबल है कि यहाँ पे जो है काफ़ी डिसअपीयरेंसेस देखने को मिले हैं। सेकेंड रीज़न ये भी बताया है उन्होंने कि जो है ज़्यादा यहाँ पर हरिकेन्स आते हैं, ठीक है, फ्लोरिडा में ज़्यादा हरिकेन्स आते हैं, तो ये वन ऑफ द रीज़न हो सकता है सिंकेज ऑफ द वेसल्स एंड वैनिशिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड ऑल। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ रीजंस एंड एक्सप्लेनेशंस रिगार्डिंग द मिस्ट्री ऑफ द बर्मुडा ट्रायंगल इंक्लूडिंग द हरिकेन्स एंड ऑल, ओके। बट इसके बावजूद जब 2013 में WWF ने अपनी एक केस स्टडी की रिगार्डिंग द 10 वर्ल्ड डेंजरस वाटर बॉडीज फॉर द शिपिंग ट्रैफिक, तो उस लिस्ट में, उन 10 डेंजरस बॉडीज ऑफ वाटर की लिस्ट में बर्मुडा ट्रायंगल का नाम तक नहीं था, ठीक है। तो एट लास्ट यही मतलब रीजनिंग निकलती है कि ये जो भी सारे डिसअपीयरेंसेस हुए हैं, जो सिंकेज हुए हैं, मिसिंग एयरक्राफ्ट हुए हैं, ठीक है, कैप्साइजिंग ऑफ द शिप्स हुए हैं, उनका बर्मुडा ट्रायंगल से कोई भी लेना देना नहीं है उनके डिसअपीयरेंस से। तो फ्रेंड्स, अब आप पूछोगे कि वो जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में जो आग का गोला देखा था, जो आसमान से निकल के समंदर में डूब गया था, वो क्या था? तो उसका भी एक साइंटिफिक रीज़न था। वो बेसिकली आग का गोला एक मेटेओर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ रीजंस, कुछ एक्सप्लेनेशंस रिगार्डिंग बर्मुडा ट्रायंगल। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, सो इट विल मोटिवेट मी टू ब्रिंग more new ideas regarding the ocean mystery. तब तक के लिए